जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यूपी टेट का है और सी टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि सी टेट में भी लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए तो अधिक सीखेगा, या कंप्यूटर से पढ़ाया जाए तो अधिक सीखेगा, या व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए तो अधिक सीखेगा, या क्रिया विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए तो अधिक सीखेगा। देखिए एनसीएफ जो है, एनसीएफ 2009 ये कहता है कि अगर हम बालक को क्रिया विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बालक ज़्यादा अच्छी तरीके से उन चीज़ों को सीखता है। इसलिए जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षक ये चाहेगा कि छात्र जो है वो अनुभव के माध्यम से अच्छी तरीके से उसको सीख पाए। दूसरा है छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, यानी देखिए अगर शिक्षक ये चाहेगा कि जो बालक है हम उसको जो सिखा रहे हैं वो अच्छी तरीके से सीख पाए। तीसरा पॉइंट क्या है? छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। शिक्षक ये चाहेगा कि जो मैंने छात्र को सिखाया है छात्र उसका चिंतन मनन करे, उससे संबंधित जो कुछ भी उसके मन में प्रश्न पूछ रहे हैं उठ रहे हैं वो सभी प्रश्न को पूछ सकता है। तो यानी इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ये उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या 2 प्रमुख उद्देश्य हैं? शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। क्या ये जरूरी है कि बालक को एकदम विषय एकदम कंठस्थ करा दें तभी उसका ज्ञान बढ़ेगा? ये तो कोई राइट आंसर नहीं हुआ। अगला है, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए। बच्चे को हम परीक्षा के लिए थोड़ा तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। अगला, विषयों को देखिए ये निगेटिव वर्ड, कंठस्थ करवा देना, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। तो हमारा मेन एक एम ये भी रहना चाहिए कि जब हम सीडीपी का पेपर सॉल्व कर रहे हों तो वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो रूट वर्ड होते हैं, जैसे कंठस्थ कर देना, रटा देना, ये सब जो होते हैं ये निगेटिव सेंस प्रदान करते हैं। तो इन सब से हमको बचना होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो क्या ये चौथा नंबर ये ऑप्शन होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं तो उसको व्यवसाय के लिए क्यों तैयार करेंगे? अभी कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है, उसको हम क्या व्यवसाय अभी से देंगे? तो ये तो हो नहीं सकता। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, ये ही हमारा यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश जो बालक होते हैं वो अपनी मातृभाषा कब सीख लेते हैं? 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, या 2 वर्ष की आयु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 वर्ष की जो आयु में बालक जो होता है वो मातृभाषा सीख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? 6 से 11 वर्ष की आयु के छात्रों की क्या आवश्यकता होती है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण हो, यानी कोई रोक टोक ना हो, आसानी से जो क्रिया विधि हैं उसमें वो अपने आप को ले जाएं। और दूसरा पॉइंट है सीखने में स्वायत्त की, यानी खुद से सीखने के लिए वो तैयार रहें। क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, यानी वो क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम करें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है किस अवस्था में? जो 18 माह की आयु है, इस अवस्था वाला बच्चा जो होता है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं क्या? शिक्षक के भाषण के द्वारा, यानी शिक्षक सिर्फ लेक्चर दे रहा हो बालक सीख लेगा अलग, फिर प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, चिंतन करके। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लग रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बालक प्रयोग भी कर रहा है, उस जो जिस चीज़ का प्रयोग कर रहा है उसकी विवेचना कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है, क्रिया भी कर रहा है अपने जो साथी समूह के साथ, और चिंतन भी कर रहा है। यानी सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि शिक्षक द्वारा निर्देशित, क्या शिक्षक निर्देशित करेगा तभी वो अच्छे से सीखेगा, तो ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। क्या विशिष्टताएं हैं? ऑप्शन नंबर 1, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। जो बालक होते हैं वो स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, क्या ये विशेषता है? सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, क्या ये विशेषता है? बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये विशेषता है। क्योंकि हमें विशिष्टताएं बतानी है। बालक सीखने में रुचि नहीं लेते, ये क्या बात हुई? बालक तो चाहता है कि वो रुचि ले, और बालक रुचि नहीं ले रहा, तो इसमें तो शिक्षक की त्रुटि है, क्योंकि शिक्षक को सिखाना पड़ेगा बालक क्यों नहीं रुचि ले रहा। तो अधिगम शैली को हम इतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें जिससे बालक उसको सीखने में उसको अच्छा अनुभव हो, वो अच्छे से सीख सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होता है। बालक खुद से और सक्रियता के साथ सीखने में तत्पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ कहा गया है सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर 1, सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है? क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, नहीं वाला। तो सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, बिल्कुल सही बात है। जो सृजनशील बालक होगा वो जिज्ञासु होगा। अगले ऑप्शन की ओर, सृजनशील बालक बहुमुखी होता है, यानी बहिर्मुखी होता है, तो बिल्कुल जो सृजनशील बालक होता है वो बहिर्मुखी होता है। अगला, सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, बिल्कुल सही बात, वो महत्वाकांक्षी होता है। अगला, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, ये गलत है। सृजनशील बालक तो साहसी होता है ना, तो यानी इनमें जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं बताना था, हमको क्या बताना था, नहीं बताना था, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो नवीन ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? क्या ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा होगी, रटने के द्वारा होगी, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जहाँ बालक अनुभव करे, अनुभव के द्वारा सीख रहा है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, अधिगम को निर्देशित करने की प्रक्रिया है, अनुदेशन देने की प्रक्रिया है, या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? जो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की क्या है, प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं।
बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कब प्रारंभ होता है? जो बच्चा होता है उसमें सामाजिक विकास जो होता है वो किस अवस्था में होता है? क्या पूर्व अवस्था में होता है, विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, या पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व बाल्यावस्था में बालक को क्या होता है? सामाजिक ज्ञान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? यानी आप प्राथमिक कक्षा के बालक को पढ़ा रहे हैं तो उसको देखिए, जब हम प्राथमिक कक्षा में जाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? बालक को अनुकरण करके कैसे पढ़ाएं? बालक को अनुकरण के माध्यम से पढ़ाएं, या खेल के माध्यम से पढ़ाएं, या व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाएं, या प्रयास व भूल विधि के द्वारा पढ़ाएं। तो देखिए, जब हम प्राथमिक स्तर पर हैं तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि बालक को खेल विधि के माध्यम से पढ़ाएं, खेल खेल के उसको पढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा किस पर बल देती है? बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या रटने को प्रेरित करना। देखिए, जब हम बच्चे को प्राइमरी शिक्षा दे रहे हैं तो प्राइमरी शिक्षा बोध का विकास, अब बच्चा छोटा है, अभी पीजी एलकेजी या 1 क्लास में आया है, मान लीजिए 1 क्लास में है, 1st क्लास में है, तो वो उसको हम किस प्रकार से बोध करा सकेंगे भाई? आध्यात्मिक की तो बात ही नहीं हो सकती है क्योंकि प्राइमरी का बच्चा है। विवेचनात्मक चिंतन अभी करना, वो इस प्रकार से क्या चिंतन कर पाएगा? हम लोग जब जाते हैं पढ़ाने तो हम कोशिश क्या करते हैं, बार बार उससे क्या कहेंगे? आ से अनार, आ से अनार, इस प्रकार से हम उसको रटवाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो रटा कर कराते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर पे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए, शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है। कब प्रभावी हो सकता है? जो शिक्षण और अधिक प्रभावी, शिक्षण जो है वो और अधिक प्रभावी कब हो सकता है? छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, यानी छात्रों से कहा जाए कि आप स्वयं से कार्य करो, स्वयं से करके सीखो, क्या ये करेंगे? दूसरा, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित, हमेशा छात्र को शिक्षक निर्देशित करता रहे, क्या उससे उसके द्वारा होगा? शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करे, आप शिक्षक हमेशा तथ्यों की व्याख्या करता रहे और बालक को खुद से करने के लिए ना जागरूक करे, क्या फायदा है उसका? या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम कैसी प्रविधि है? क्या तथ्यों को याद करने की विधि है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की विधि है? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, या परीक्षा तैयार करने की? जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा? अनुभव द्वारा। यानी अगर कोई भी अधिगम यानी कोई भी सीख रहा है वो कैसे सीखेगा? अनुभव करेगा किसी चीज़ को, तभी तो सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 125, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, जो विद्यार्थी होता है उसका जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की समान अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3। केवल वंशानुक्रम नहीं, केवल वातावरण नहीं, अगर दोनों एक साथ हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है, या पाठचर्या को संप्रेषित करता है।
कौन उत्तम शिक्षक होगा? उत्तम शिक्षक कौन हो सकता है? तो छात्र को वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। छात्र में वांछित जो व्यवहारगत परिवर्तन करता है, यानी छात्र में क्या कर रहा है, जो परिवर्तन लाने हैं उनको लाने में मदद कर रहा है। तो क्या ये हो सकता है? मौखिक रूप से ज्ञान केवल देता है तो वो तो एक उत्तम शिक्षक हो ही नहीं सकता है। सूचना का वर्णन, ये तो हो ही नहीं सकता है। पाठचर्या में संप्रेषित करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। प्राइमरी स्तर की बात है, जब भी प्राइमरी स्तर पर होंगे कभी भी शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होती है। एनसीएफ 2009 में साफ कहा गया है जो शिक्षा होगी वो कैसी होगी? बाल केंद्रित शिक्षा होगी, यानी बालक जो होगा वो केंद्र बिंदु होगा। अगला क्वेश्चन 21 का, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए स्वानुभव, यानी बालक स्वयं से अनुभव करके सीखे। स्वचिंतन, बालक चिंतन करे। स्वक्रिया, बालक खुद क्रिया करके सीखे। तो यानी ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा और बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो? क्योंकि जो बालक होता है वो क्या होता है? जो बालक होता है वो अहम केंद्रित होता है, इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसर की व्यवस्था, या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा देना। क्या बालक से हम कहेंगे आप कक्षा में उच्च स्थान हासिल करो, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है? रटने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करने से होगा क्या? अगर बालक अनुभव करेगा तो उसके लिए वो सबसे बेस्ट होगा। बालक क्या करेगा? अगर अनुभव करेगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? कि वो अनुभव करके सीख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखो, संवेगात्मक विकास की बात हो रहा है तो अध्यापकों के द्वारा संवेगात्मक विकास नहीं हो सकता, संगी साथियों के द्वारा नहीं हो सकता, पड़ोसियों के द्वारा नहीं हो सकता। किसके द्वारा हो सकता है? माता पिता के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? शुद्ध विज्ञान है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब ही होता है व्यावहारिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक विज्ञान है, यानी व्यवहार का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन स्याही धब्बा परीक्षण है। तो व्यक्तित्व मापन जो स्याही धब्बा परीक्षण है वो प्रक्षेपण परीक्षण है, यानी वो कैसी विधि है? प्रक्षेपण विधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर सेशन में आपको लगता हो मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, या कुछ आपको लगता हो कि ये त्रुटियाँ हो रही हैं तो उसके संबंधित में भी आप हमको सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, जहाँ बालक सक्रिय होकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वो उसकी सबसे प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28, बालकों में अधिगम क्या है? रटना,
क्या ये ऑप्शन होगा? बालकों में अधिगम क्या रटना है? गलत। पाठ पुस्तक को पढ़ना ही अधिगम है। शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करना यही अधिगम है। क्रिया करके होता है जो अधिगम होता है, वो जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, तब तक हम उसे अधिगम नहीं कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, ये प्रभावशाली है। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपयुक्त सभी करे। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, पहला ऑप्शन क्या है? बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, सही बात है। अगर हम बच्चा खुद सीखने के लिए तत्पर रहेगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पहला ऑप्शन। बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, सही ऑप्शन है। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चे को लग रहा कि मैंने सीखा है, तो ये भी सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन, बच्चा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, इसलिए इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन आज का, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है। देखिए वृद्धि और विकास दो चीज़ें होती हैं। वृद्धि जो होती है उसी को मापा जा सकता है, उसकी तुलना की जा सकती है जो वृद्धि होती है, और जो वृद्धि होती है वो कभी जीवन पर्यंत नहीं चलती है, क्योंकि वृद्धि जो होती है एक समय के बाद वो रुक जाती है। जैसे बच्चा छोटा है, बड़ा हुआ, जब वो एडल्ट बन जाता है तो उसकी एक हाइट होती है, उसी हाइट तक उसका विकास हुआ। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या अभिवृद्धि शारीरिक होती है? हमें बताना है क्या सही नहीं, ये ध्यान देना है। बिल्कुल शारीरिक होती है। जो वृद्धि होती है वो शरीर में ही तो वृद्धि होती है। वृद्धि क्या मात्रात्मक होती है? तो बिल्कुल वृद्धि मात्रात्मक, यानी वृद्धि को हम माप सकते हैं, हम तुलना कर सकते हैं। अभिवृद्धि मापनीय है, बिल्कुल मापनीय है। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, गलत। विकास जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन अभिवृद्धि कभी भी जीवन पर्यंत नहीं चलती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि और आगे से आगे अच्छे से अच्छे सेशन लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।